आपको दिखाएंगे ज़ेलेंस्की का एक सीक्रेट दौरा जो जुलाई में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। ज़ेलेंस्की उस जगह पहुंचकर पुतिन को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं जिसके बारे में सुनकर ही पुतिन का खून खौल जाता है। अगले 24 घंटों में पुतिन क्या करने वाले हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप युद्ध में नए खतरे को समझ पाएंगे। युद्ध के 500 दिन के बाद ज़ेलेंस्की ने बहुत ही गुपचुप दौरा किया है। ज़ेलेंस्की मोटर बोट के जरिए उस स्नेक आइलैंड पर गए जहां उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने रूस के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया था। ओडेसा के करीब इस जगह पर ठीक 1 साल पहले बहुत खूनी लड़ाई हुई। ज़ेलेंस्की इस आइलैंड पर उतरे और उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने रूस के हमलों से डरे बिना इस द्वीप को ना छोड़ने का फैसला किया था। Подякувати саме звідси, з цього місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Наші Збройні сили, наша розвідка, Нацгвардія, наші прикордонники, Служба безпеки України, Національна поліція, наші зв'язківці, наш народ. Я дякую всім, хто б'ється заради України. ज़ेलेंस्की की ये जमीन एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बल्कि यूक्रेन की अपनी जमीन पर संप्रभुता फिर से हासिल करने का बड़ा इरादा है, क्योंकि इसी आइलैंड पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। तब स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। तब दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ताकतवर जंगी जहाज खड़ा हुआ था। रूस के वॉरशिप से रशियन कमांडर यूक्रेन के 9 सैनिकों से सरेंडर करने की बात कर रहे थे। इस भीषण लड़ाई में यूक्रेन के 13 बॉर्डर गार्ड सैनिक मारे गए। यूक्रेन की सरकार ने सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए हीरो ऑफ यूक्रेन के सम्मान से नवाजा। इस युद्ध में शुरुआत से ही स्नेक आइलैंड एक रहस्यमयी जगह रही है। दुनिया में जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको यह भी बताया गया कि यहाँ सांप पाए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। यूक्रेन का स्नेक आइलैंड फुटबॉल के 20 मैदानों जितना बड़ा द्वीप है और यहाँ हमेशा फौज की तैनाती रही है। अभी यहाँ आम लोगों की कोई आबादी नहीं है। यहाँ से यूक्रेन का करीबी तट 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ से काला सागर के उस रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट तक रास्ता जाता है। जब से यूक्रेन को हाईमार्स जैसे नए हथियार मिले, स्नेक आइलैंड पर रूस का टिकना मुश्किल हो गया और भारी नुकसान के खतरे को देखते हुए उसे ये आइलैंड खाली करना पड़ा। पुतिन के लिए बहुत शर्मिंदगी थी। ये यूक्रेन युद्ध में रूस की पहली हार थी, क्योंकि स्नेक आइलैंड पहला ऐसा मोर्चा था जहां से पुतिन को पीछे हटना पड़ा। ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन को इस फ्रंट पर बुरी तरह बेइज्जत कर दिया था। इस लड़ाई ने ज़ेलेंस्की को ये यकीन दिला दिया था कि रूस की फौज को हराया जा सकता है। अब इसी मकसद के साथ वो बखमुत के मैदान में फिर नए जोश के साथ कूद पड़े हैं। Вперед, дякую кожному і кожній. यूक्रेन से बहुत ही खतरनाक वीडियो आए हैं। इन वीडियो को देखकर साबित हो गया है कि ज़ेलेंस्की ने काउंटर अटैक बहुत तेज कर दिया है। इसके पीछे नाटो की धमकी भी है और पुतिन का खौफ भी। यह वो मोर्चा है जहां ज़ेलेंस्की की सेना को हार या फिर मौत, दोनों में से किसी एक चीज को चुनना है। ज़ेलेंस्की के आगे खाई है तो पीछे कुआं है। दोनों तरफ ज़ेलेंस्की का नुकसान तय है। ज़ेलेंस्की दोनों तरफ से फंस गए हैं। नेटो ज़ेलेंस्की से कह रहा है कि काउंटर अटैक तेज करो, नहीं तो हथियार नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ पुतिन की फौज है,
जो ज़ेलेंस्की के जवानों को कच्चा खा जाने के लिए तैयार बैठी है। और अब यही वजह है कि नाटो और पुतिन के बीच ज़ेलेंस्की बुरी तरह फंस गए हैं। लिहाजा अब यूक्रेन की सेना ने रूस से टक्कर लेने में भलाई समझी है, क्योंकि दुश्मन को रौंद कर आगे बढ़ रही पुतिन की फौज से अब डर कर नहीं रहा जा सकता। ये वीडियो यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने बखमुत में रिकॉर्ड किया है। ये काउंटर अटैक की बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। इसमें यूक्रेन की स्पेशल फोर्स मशीन गन से गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रही है। आगे रूस के वो ठिकाने हैं जहां उसका सबसे बड़ा डिफेंस कई महीनों से जमकर मजबूत बन चुका है और यहां यूक्रेन का जवाबी अटैक हो रहा है। कहीं बैठकर तो कहीं जमीन पर लेटकर फायरिंग की जा रही है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के वो ट्रेंच या कहीं के ठिकाने हैं जहां यूक्रेन की सेना को रोकने की बहुत मजबूत घेरेबंदी की गई थी, लेकिन अब यहां यूक्रेन की फोर्स बहुत तेजी से हमला करती हुई नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने अपनी बहुत ही खतरनाक मानी जाने वाली फोर्स 80वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड को फिर से बखमुत में उतार दिया है। ये यूक्रेन की सबसे पुरानी और सबसे घातक मानी जाने वाली फोर्स है, जिसमें यूक्रेन के सबसे खतरनाक कमांडो शामिल किए जाते हैं। इनका काम होता है दुश्मन को मारकर आगे बढ़ना। यूक्रेन के एयरबॉर्न ब्रिगेड में जो नए जवान शामिल किए गए हैं, उसको खास तौर से ज़ेलेंस्की की देखरेख में तैयार किया गया है। ज़ेलेंस्की को इन पर बहुत भरोसा है। इस फोर्स को कुछ वक्त पहले एक एडवांस ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये रूस की फौज का और जोरदार तरीके से सामना कर सके। 40 दिन के खास ट्रेनिंग में नए सैनिकों को ज्यादा खूनी युद्ध के लिए तैयार किया गया है। इसे यूक्रेन में शॉर्ट टर्म कमांडो कोर्स कहा जाता है। इसमें ज्यादातर फौजी कम उम्र के हैं, उनमें जोश ज्यादा है और अब इन सब का एक ही मकसद है। ये सब जुलाई के महीने में ही बखमुत को वापस जीतना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि बखमुत को फिर से फौरन जीता जा सके, लेकिन इस फोर्स के हमलों से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि बाकी मोर्चों पर रूस की पकड़ ढीली हो जाए। ये फोर्स पहले वैगनर के खिलाफ लड़ चुकी है और इसी फोर्स ने वैगनर को कई मोर्चों से दूर भी रखा है, लेकिन क्या अब ये रूस की फौज को बड़ी टक्कर दे सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन ने पूरे डॉनबास में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। देखा जाए तो युद्ध में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा हर दौर में हुआ है, इसलिए रूस के दावों को भी बहुत ध्यान से आंकने की जरूरत है। लेकिन जो तस्वीरें यूक्रेन से मिल रही हैं, उससे पुतिन के दावों को पुख्ता माना जा सकता है, क्योंकि पुतिन अब ज़ेलेंस्की के टैंक्स को भी जहां देख रहे हैं वहां उनका खात्मा कर रहे हैं। उन्होंने लेपर्ड टैंक को भी मार गिराया है। ये बात खास है क्योंकि लेपर्ड टैंक का मारा जाना आम बात नहीं कही जाएगी। पुतिन का आत्मविश्वास बढ़ गया है और अब वो कीव पर दोबारा हमले की बात करने लगे हैं। पुतिन ने कीव पर फिर से बड़े अटैक की एक तरह से चेतावनी जारी कर दी है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच 1100 किलोमीटर लंबा मोर्चा खिंचा हुआ है और ये खार्किव से लेकर खेरसोन तक का इलाका है, जहां बीच में बखमुत से लेकर दक्षिण में निप्रो नदी के आसपास दोनों तरफ यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रही हैं। ज़ेलेंस्की अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन काउंटर अटैक को लेकर अब वो पीछे हटने को राजी नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे, लेकिन ऐसी बातें सुनने में आसान लगती हैं। जमीन पर क्या हो रहा है, ये बात समझने के लिए आपको रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दौरा दिखाते हैं। रूस के रक्षा मंत्री और पुतिन के बहुत खास माने जाने वाले सर्गेई शोइगु बहुत एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने रूस के एक फौजी ठिकाने पर युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया है। वो शूटिंग रेंज भी गए और उन्होंने टैंकों की तैयारी भी देखी है। वैगनर की बगावत फेल होने के बाद सर्गेई शोइगु का पूरा ध्यान अब उन इलाकों पर है जहां से प्रिगोजिन के लड़ाके हटाकर रूस की फौज तैनात की गई है।
पुतिन को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना तोपखाने का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है और इसमें बड़ा नाम है यूक्रेन में ही तैयार की गई इस तोप का। यह है 2S22 बोहडाना होवित्जर। ये 155 मिलीमीटर का गोला दागती है। इस तोप की रेंज 43 किलोमीटर तक है, यानी 43 किलोमीटर के दायरे में रूस की फौज इस तोप का शिकार बन सकती है। बोहडाना तोप 1 मिनट में 8 गोले तक दाग सकती है। ये एक अच्छा फायरिंग रेट है, खास तौर से इसलिए क्योंकि गोले दागने के बाद इसकी लोकेशन फौरन बदली जा सकती है, ताकि रूस से जवाबी कार्रवाई होने से पहले ही अपना ठिकाना बदल ले और फिर नई लोकेशन से हमला शुरू किया जा सके। Ворог стягує сили на напрямки, він хоче все-таки закріпитися, але ми йому цьому не дамо, тому що будемо працювати, хлопці напередку, їх так же само, вони чекають артилерію, і ми будемо працювати скільки нам треба буде, аби давали снаряди західні партнери, тому що це 155-й, а в Україні, як я знаю, що їх не виготовляють. Тільки від них залежить, як часто. ये ज़ेलेंस्की को जोश में भर देने वाली तस्वीरें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूक्रेन के हौसले जब पस्त होते दिखते हैं तो अमेरिका से मदद मिल ही जाती है। यूक्रेन को तोप के गोलों की जरूरत है और अब उसने नेटो के आगे 1 लाख गोलों की डिमांड रखी है। ये आसान नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास कोई और भी रास्ता नहीं है। हालांकि अब क्लस्टर बम वाली मदद से यूक्रेन की फौज पर दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है, ऐसा यूक्रेन के सैनिक भी मानने लगे हैं। Сьогодні читав, що Байден уже ж вроді підтвердив, що буде давати. Це буде ще круто. Нам прийдеться менше використовувати снарядів, якщо буде касетний боєприпас, він більше поражає території, ніж осколковим чи там фугасним снарядом, обичним снарядом. ये तो बेहतर काम करे, इसके लिए टारगेट पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। नई सदी में तोप का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। ना अफगानिस्तान में, ना सीरिया में, ना इराक में, ना लीबिया और अजरबैजान में, ना आर्मेनिया के युद्ध में ज़ेलेंस्की को नेटो का साथ मिल रहा है। और अब स्नेक आइलैंड का दौरा करने के साथ उन्होंने बखमुत में फाइट बैक का इरादा और मजबूत कर लिया है।